हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस कांड में पीड़िता का गुनहगार है पुलिस प्रशासन, और ये पूरे देश ने देखा है। एसपी समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित हुए, जबकि डीएम साहब पर अब तक कोई आंच नहीं आई है। लेकिन डीएम अकेले नहीं है। इस पूरे कांड में डीएम समेत ऐसे 4 काले चेहरे हैं जो एक बेबस बिलखते परिवार के असली गुनहगार हैं। हमारी बेटी को दोबारा अगर ना दे सकी ना कोई हो जाएगा। हमारी बेटी को लाने तो जा सकती, हमारी बेटी को लाने। हम कांप जाएंगे, आप कांप जाएंगे, और वो जो दर्शक देख रहे हैं वो इस माँ की चीख पुकार प्रशासन नहीं कांपेगा। हाथरस कांड में प्रशासन के पाप के यही मुखिया हैं। क्या बोलकर ढांढस बंधा है इस परिवार को रोने का? क्या बोलकर? प्रतिमा, हमने बेटी नहीं खोई है, इन्होंने बेटी खोई है। हाथरस कांड का ये काला चेहरा नंबर 1 है। अब आपको क्या लगा, इंसाफ होगा? कौन पता नहीं है, करेंगे कि नहीं करेंगे इसको। ऐसा क्यों कहते हैं? हुआ ऐसा? क्या पता सरकार हमारी सुनेगी कि नहीं सुनेगी। सरकार पर विश्वास नहीं हो पा रहा। पीड़ित परिवार को इंसाफ की जगह धमकी देते हैं ये। जब डीएम आए थे तो क्या हुआ? डीएम ने बोले थे कि आपको अगर आपकी बहन अगर उस कोरोना से मर जाती तो आपको कोई मुआवजा मिलता। ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं हमसे कि अगर आपको हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देते, आपको जानते हो उसमें क्या क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, ऐसा जो बोल रहे थे वो। नाम है प्रवीण कुमार लक्ष्कार, जो जिले के डीएम है। हाथरस कांड में पाप की जो झड़ी लगी है, उस कड़ी के सरगना जिले के डीएम प्रवीण कुमार ही है। इनके पास पूरे जिले की जिम्मेदारी है, लेकिन डीएम शुरुआत से ही इस मामले को रफा दफा करने में जुटे रहे। हाथरस गैंग रेप केस में डीएम कोरोना और मुआवजे के बोझ से परिवार की जुबान को बंद करवाना चाहते थे। आप लोगों का फोन जब्त किया गया, प्रेशर बनाया गया? जी हाँ, हमारे फोन ट्रेस पे लगा रखा है इन लोगों ने, और रिकॉर्ड भी कर रहा है। ये बात है। मीडिया से बात नहीं कर रहे? जी हाँ, बोले क्या कहते आप मीडिया से बात नहीं होगी, और ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को परिवार से मिलने पहुंचे डीएम ने परिवार पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। परिवार को तब मीडिया से दूर किया गया था, फोन छीन लिए गए थे। फिर भी पीड़िता की भाभी ने वीडियो जारी कर डीएम पर खुलेआम आरोप लगाया। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती के हम लोगों ने। परिवार आखिरी बार बेटी का चेहरा देखने की मांग करता रहा, लेकिन रात के अंधेरे में उसे जला दिया गया। आपको ये यकीन ही नहीं है कि वो उस बच्ची मैं हम नाम लेना पसंद नहीं करेंगे। मैं चाहूंगी कि आप भी नाम ना लें, क्योंकि कानून का हमें भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप ये मानती है कि वो बच्ची आपके परिवार की नहीं थी? मैम नहीं थी। चेहरे ही ना देखो तो हमें पता कहाँ है। सुबह को जब खबर मिली थी, जबकि डीएम प्रवीण कुमार ये दावा करते रहे कि परिवार की मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार किया गया है। परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिजन थे और लगभग 2:45-3 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया गया, तो उनकी सहमति से हुआ है। और ये सभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस तरीके के, वो निराधार है। डीएम कैमरे पर भी नजर आए, लेकिन कैमरा देखकर जबान को जहमत नहीं दी। एबीपी न्यूज सवाल पूछता रहा और डीएम गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए, भाग गए। क्यों परिवार को आधी रात में क्यों पीड़ित का शव जलाया गया? सर, धार्मिक मान्यताओं को ताक पे रख करके आपने काम किया है। पीड़ित परिवार को आप धमका रहे हैं सर।
जवाब दे के जाइए कम से कम। सर आपसे बार बार प्रश्न कर रहा हूँ, लगातार मीडिया से भाग रहे हैं। हमने 2 बार उनसे प्रश्न किया है, लेकिन डीएम ने जवाब नहीं दिया। पीड़िता के शव को प्रशासन ने रात के अंधेरे में जला दिया था। अगले दिन गांव पहुंचे डीएम से परिवार वालों ने सवाल किया तो डीएम गाड़ी से भाग खड़े हुए। पीड़िता की भाभी गाड़ी के पीछे दौड़ती रही। से उठा उठा के कांटों में फेंक रहे हैं, या क्यों नहीं रुके? मेरी बच्ची की बॉडी दो, लाठी बजाई उन लोगों ने रात को। आप माहिल पैर पकड़ लिए, इनके पैर पकड़े, झोली पसारी। एक बार बेटी का चेहरा दिखा दो, एक बार भीख डाल दो इसको झोली में। हाथरस कांड में दूसरा काला चेहरा है हाथरस के एसपी विक्रांत वीर। इनकी सारी वीरता पीड़ित परिवार के खिलाफ ही दिखाई दी। पीड़िता के पूरे गांव पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया ताकि सच बाहर न आ सके, पीड़ित परिवार की आवाज दुनिया तक न पहुंच पाए। इसके लिए चप्पे चप्पे पर जैसे पुलिस की तैनाती कर दी गई। ऑर्डर 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 दीजिए। आपको बता दिया ना, आप ड्यूटी में जितनी बताया गया आप उस ड्यूटी में हमें जहाँ बताया गया। ऑर्डर दीजिए सर, ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर आप लेके जाकर मैं क्यों लेने जाऊंगी? आप बताइए। दुहाई उस ऑर्डर की आप दे रहे हैं, मैं लेने जाऊंगी? हमारी ड्यूटी यहाँ से लगी है तो आप रहने दीजिए। अब मुझे जितना ऑर्डर दिखा दीजिए। आपको बता दिया ना कि अब जब नहीं जाएंगे आप आगे। क्यों मना कर दिया? किसने बोला? अरे हम बता रहे ना, हमें कौन है ऊपर वाला? कि कोई नहीं जाएगा उसमें। किस ऊपर वाले के प्रेशर में आप? लेकिन 27 घंटे बाद एबीपी न्यूज का संघर्ष रंग लाया और पुलिस को झुकना पड़ा। एबीपी न्यूज के पहुंचते ही परिवार ने पुलिस की सच्चाई बयान कर दी। कितने पुलिस वाले यहाँ पे तैनात किए थे इन्होंने, जो आज हटा दिए गए? कितने पुलिस वाले? पूरी छत पे थे, आंगन में थे, हाँ नीचे भी थे। रात से ये सब काम करते गए हैं, मगर इस चीज का पॉइंट नहीं पता चल रहा है ये हुए। एसआईटी की जांच में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है और पुलिस के मुखिया एसपी विक्रांत वीर की छुट्टी कर दी गई। अगला नाम प्रकाश है, लेकिन ये हाथरस कांड में तीसरा काला चेहरा है। एएसपी प्रकाश कुमार हाथरस केस में लगातार देश को गुमराह करते रहे हैं। प्रकाश कुमार का वो बयान सुनाते हैं आपको जिसमें वो दिन के उजाले में बुलंद आवाज में झूठ बोल रहे हैं कि मीडिया पे ये जो रोक लगाई गई है, ये एसआईटी जब तक यहाँ पर काम कर रही है, एसआईटी के काम करने तक ये रोक है। जिस समय एसआईटी कह देगी कि उसकी इंक्वायरी, गांव के अंदर की इंक्वायरी समाप्त हो चुकी है, एसआईटी हमें ये फ्री कर देगी, उनके वर्किंग में कोई हस्तक्षेप अभी न हो, इसलिए ये रोक लगाई गई है। एसआईटी अगर हमें कह देगी कि हमारा काम गांव के अंदर खत्म हो गया है, मीडिया को फ्री कर दिया जाएगा, जाने के लिए कह दिया जाएगा, हमें मीडिया को रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एएसपी साहब का ये पूरा बयान झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। जब एबीपी न्यूज पीड़ित परिवार तक पहुंचा तो सच सामने आ गया। यही हुआ कि कल बोल दिया था आप लोगों से कि यहाँ पे वो एसआईटी में बैठी है, पर यहाँ कोई नहीं था, यहाँ पे खाली पुलिस वाले थे। आप कह रही हैं कल यहाँ एसआईटी? नहीं थी, यहाँ कोई एसआईटी नहीं। कल यहाँ कोई नहीं है। कल यहाँ पर एसआईटी थी? नहीं थी एसआईटी। यहाँ पे बोला था कि मीडिया इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि यहाँ एसआईटी बैठी हुई है वहाँ पे। यहाँ पे कल वो एसआईटी बिल्कुल भी कोई भी नहीं। सुना आपने, जिस एसआईटी को बहाना बनाकर एबीपी न्यूज का रास्ता रोका गया, एएसपी का वो झूठ रेत की तरह बह गया। अब हंसता हुआ संवेदनहीन चेहरा जो आप देख रहे हैं वही है हाथरस केस का चौथा काला चेहरा। नाम है प्रेम प्रकाश मीणा। ये हाथरस के एसडीएम हैं। देश की बेटी के साथ बर्बरता हुई, इंसाफ की मांग करते हुए परिवार का गला सूख गया और ये साहब उसी दहलीज पर खड़े होकर मुस्कुराते रहे। एसडीएम से मुस्कुराहट पर सवाल किया गया तो चुप्पी साध ली। मीणा जी का मौन कब तक रहेगा? मीणा जी का मौन कब तक रहेगा? सर बताइए, कब तक मौन धारण करके रखेंगे आप? सर बताइए, सस्पेंशन लेटर्स आ गए हैं अधिकारियों के। आप बताइए ये गाज किस किस पर गिरेगी? कोई खौफ है आपको भी? 5 पुलिस वालों का अब नाको टेस्ट होने वाला है, कोई खौफ आपको भी? दिन में आप मुस्कुरा रहे थे, इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, फोन पर बातचीत हो रही थी, अभी कोई फोन आया कि नहीं आया? हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें पूरा प्रशासन
शामिल है। पुलिस प्रशासन ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। जो तत्परता मामले को दबाने और एबीपी न्यूज को रोकने में लगाई गई, अगर वैसी ही जागरूकता पहले दिखाई गई होती तो शायद देश की बेटी को इंसाफ मिल जाता।